नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज आपको हम बताते हैं देश में नए 3 कानून आए हैं, उसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं भारतीय कानून संहिता के बारे में। ये कानून 1 अप्रैल 2024 में लागू हुआ है। इस कानून को लोकसभा में 2023 में ही पास कर दिया गया था। राज्यसभा में 2023 में भी पास कर दिया गया था। उसके बाद ये राष्ट्रपति से पास हो गया। उसके बाद इसका अगला प्रक्रिया था ये कानून लागू करना था। तो सरकार ने फरवरी में डिसीजन लिया, फरवरी 2024 में इस कानून को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाए। इस कानून को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाए और 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हो गया। और इस कानून में क्या लागू होगा, क्या आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप कंटिन्यूअस बने रहें हमारे चैनल। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1960 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा इसमें क्या चेंजेज हुआ है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1923 की जगह लागू होगा भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता। तीसरा इसमें लागू हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये 3 नए कानून हैं, इसी का विस्तृत में जानते हैं। तो इसमें क्या क्या चेंजेज हुआ है उसी के बारे में जानते हैं। झूठे वादे, नकली पहचान बताकर अगर कोई अपराधी अगर आपके साथ यौन शोषण करता है तो अपराधीकृत माना जाएगा। पहले इसका कोई कानून नहीं था, जब अब ये हो गया है। झूठे वादे करके किसी महिला के साथ कोई आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो ये दोषी माना जाएगा और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। चिकित्सकों के लिए 7 दिनों के अंदर बलात्कारियों का पीड़ितों का मेडिकल रिपोर्ट अधिकारी के पास भेजना होगा। पहले आप अगर पोस्टमार्टम कराते थे तो इसको महीनों लग जाते थे, 2 महीने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता था। अब अगर किसी महिला के साथ आपराधिक घटना हुआ है तो ये आपराधिक घटना का किसी भी तरह का मामला है तो उसको 7 दिनों के अंदर उसका जो एविडेंस है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो अधिकारी को सबमिट करने होंगे, जिसकी लिमिट टाइम बढ़ा दी गई। पहले ये लिमिट टाइम नहीं था, अब उसको 7 दिन के लिए कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस होगा। महिलाओं और बच्चों से होने वाले आपराधिक मामले का कानूनी धारा 37 की धाराओं को शामिल किया गया। महिलाओं बच्चों के कानूनी को पहले जितना प्राथमिकता दी जाती थी उससे अब नए कानून में कुछ ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। वो धारा 37 में शामिल कर पीड़ित अपराधी दोनों के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूनतम बनाया गया। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार होने पे उसके जो दोषी हैं उसको और कड़ी सज़ा दी जाएगी। अगर बलात्कारी दोषी हैं तो उसको तो सज़ा मिलेगी ही, और जो बलात्कारी अगर 18 साल के कम उम्र के लड़कियों के साथ अगर किसी तरह का बलात्कार को अंजाम देते हैं, ये तो जघन्य अपराध है। तो उसके लिए विशेष कानून हमारे कानून में बना है और उसका स्पीडी ट्रायल में उसको एक्टिव किया जाएगा। और कोर्ट में कई बार बहुत लंबा मामला पेंडिंग हो जाता था, किसी कारणवश कई बार कोर्ट को टाइम नहीं होता था कुछ और वजह से। तो अब इसको लिमिट टाइम में फ्रेम कर दिया गया है कि अगर इस तरह का कोई आपराधिक मामला है तो उसको 45 दिन के अंदर क्लेरिफाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस हो गया। इससे हमारे कानून व्यवस्था और सुदृढ़ होंगी और जो न्याय की खोज में हमारे देश में दर बदर भटक रहे हैं उनको अब दर बदर भटकने की ज़रूरी नहीं है। अपने आसपास में नज़दीकी जहाँ पे जिस तरह की प्रॉब्लम्स है वो जाकर के अपनी शिकायत करवाएं। और पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। अब से पहले जो कानून था उसमें आतंकवाद को कोई परिभाषित नहीं किया गया था। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बोला जाएगा। अगर आप आतंकवादी कोई काम करता है तो उसको देशद्रोह के नाम से सूचित किया जाएगा अदालत में भी, जो पहले राजद्रोह के नाम से सूचित किया जाता था। मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, कई बार किसी तरह का कोई आपराधिक घटना होता है और शक के आधार पर किसी बंदे को 10-15 लोग सामूहिक लोग मारते पीट देते हैं और वो इस टाइम मर जाता है। तो इस तरह के केस में मॉब लिंचिंग कहते हैं। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सज़ा होगी। अगर आपके आसपास कोई इस तरह की घटना होती है, किसी के साथ मॉब लिंचिंग होती है और उसमें अगर घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें जितने भी दोषी होंगे उन सब को
इस तरह की सज़ा का प्रावधान बताया गया है जो नए कानून में है। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं होगा, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हो गया। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, उन्नेज सभी होंगे डिजिटल। अगर आप पहले एफआईआर करते थे तो उसका समन जो है आपको लिखित भेजा जाता था, अब ये समन वगैरह आपको डिजिटल भेजा जाएगा, जो मोबाइल के मेल से, मोबाइल के एसएमएस से और मोबाइल के दूसरे माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तलाश और जब्ती वगैरह की कोई प्रक्रिया अगर की जाएगी तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होगा आपका। तो ये भी चीज़ इम्प्लीमेंट हो गया जो पहले कानून व्यवस्था में ये सब चीज़ें नहीं थी। गवाहों का कभी भी बयान लिया जाएगा जो पहले कानूनी प्रक्रिया में नहीं थी। गवाहों के बयान का अब ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। तो कभी भी गवाह को बयान का इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था, गवाह से बयान लिया जाता था, उसका कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता था। तो अब गवाहों के बयान को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और साथ में गवाहों को सुरक्षा भी दिया जाएगा। अगर आपराधिक मामला है और किसी ने उसकी गवाही दी तो कई बार क्या होता था, सुरक्षा दृष्टिकोण से लोग गवाही देना नहीं चाहते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। आपराधिक मामला है, अगर वो गवाही देना चाहते हैं तो गवाही देने जा सकते हैं, बशर्ते उनकी सुरक्षा का ध्यान कानून की प्रक्रिया है और ये कानून का जिम्मेवारी है ये चीज़ सुरक्षा। 7 साल या उससे अधिक की सज़ा कभी भी होती है तो उसके लिए क्या करना है, फॉरेंसिक विशेषज्ञ या सबूत जुटाना अनिवार्य है। अगर किसी को 7 साल की सज़ा होती है, उम्र कैद की सज़ा होती है, तो उसके लिए फॉरेंसिक टीम पहले क्लेरिफाई रिपोर्ट करेगी या तभी उसको 7 साल की सज़ा मिले। और अगर किसी तरह का आपराधिक मामला होता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं तो भगौरे अपराधी की संपत्ति जब्ती कुर्ती होगी और भगौरे अपराधी की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। अगर कोई अपराधी किसी के ऊपर केस चल रहा है, वो अगर घर पे नहीं मिल रहा है, पुलिस अगर किसी वजह उसे ढूंढने में असक्षम हो जाती है, उस केस में अपराधी को ढूंढने की प्रक्रिया जारी रहेगी और उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। जो कानून का फैसला होगा जब वो मिलेगा उसको उसी दंड धारा के तहत वही सज़ा मिलेगी। तो इसलिए इंडियन कानून में बहुत हद तक सुधार हुआ। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोग भी